हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन क्या पूरी दुनिया में आपने ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नरेंद्र मोदी खुद को गरीब ही नहीं बल्कि बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। साल 2014 में एक ऐड आता है, महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में पेट्रोल लगभग 70 रुपए प्रति लीटर था, आज 100 रुपए प्रति लीटर है। 2014 में एलपीजी 400 से 450 रुपए था, आज 950 रुपए से ज्यादा है। 2014 में सरसों का तेल 90 से 100 रुपए प्रति लीटर था, आज 190 से 200 रुपए प्रति लीटर है। क्या इतनी महंगाई पर जनता आपको कभी माफ कर पाएगी? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। 12 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जब देश का यूथ पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतरता है तो उसको समर्थन की जगह पुलिस के डंडे मिलते हैं। क्या इस बदसलूकी के लिए देश का यूथ कभी आपको माफ कर पाएगा? नमस्कार दोस्तों, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहकर नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त को तो देश भर में झंडे फहराए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 12 साल पूरे होने पर देश भर के मंदिरों में पूजा करवाई जाती है। एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है, मोदी जी का तालियों के साथ सम्मान किया जाता है, यहाँ तक कि झालमुरी खाई जाती है। बीजेपी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करती है 4399 डेज ऑफ लीडरशिप, 4399 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 4399 डेज ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर, मोर कनेक्टेड एंड एस्पिरेशनल इंडिया। लेकिन 0 डेज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं बताया। सत्ता में रहते हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मोदी जी के सत्ता में रहने के 12 साल पूरे होने पर अलग अलग मंत्री अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं। एंड सबसे आयरॉनिकल जो आपको देखना चाहिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के लिए पूजा कर रहे हैं। सोच कर देखो, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर कितना फ्री होगा जो अपना खुद का काम छोड़कर प्रधानमंत्री के लिए मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है। नीट पेपर लीक होने की वजह से 14 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, लेकिन इसका इनको कोई अफसोस नहीं है। खुद के पद की जिम्मेदारी इनसे संभाली नहीं जा रही, लेकिन फिर भी ये रिजाइन करना नहीं चाहते। जब पेपर लीक पर इनसे सवाल पूछा जाता है तो पेपर लीक को रोकने का इनका लॉजिक तो देखो। अगली बार से ये पेपर को सीबीटी पर करवाएंगे। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। क्या सीबीटी पर करवाने से पेपर लीक नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए पूजा करना, अर्चना करना गलत बात है, लेकिन अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम से कम उसको तो निभाइए, उसको निभाते हुए करिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर पेपर लीक हो जा रहे हैं, 2024 में लीक होता है, 26 में लीक होता है, फिर भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, कोई ठोस एक्शन नहीं लेते कि कैसे पेपर लीक को रोका जाए, और यहाँ पर फ्री होकर जाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। इन्हें देखिए, राघव चड्ढा जी जो मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर कितनी शिद्दत से पूजा कर रहे हैं। जब ये आम आदमी पार्टी में थे तब इनको गरीबों की, स्टूडेंट्स की, जनजीस की बहुत फिक्र होती थी, उनके लिए सवाल उठाते थे। लेकिन जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, मानो इन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन ही करवा लिया हो। अब इनको जनता के मुद्दे दिखाई नहीं देते। नीट जैसा बड़ा पेपर लीक हो जाता है, लेकिन इनका एक ट्वीट तक नहीं आता। कैसे आएगा? ये बीजेपी के गाइडलाइन से बाहर जो है। दोस्तों, साल 2014 में देशवासियों से वादा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन भ्रष्टाचार कम होगा, करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, काला धन वापस आएगा, और भी ना जाने कितने वादे किए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वादे पूरे हुए? साल 2014 के चुनाव के दौरान रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन सच तो ये है कि वैकेंसी लगभग 3 से 4.5 लाख के आसपास ही आती है, जो 2 करोड़ का 2.25% होता है। 100% तो छोड़ो, यहाँ पर 5% नौकरियां भी नहीं दी जा रही। और बेरोजगारी की चरम सीमा देखिए, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए। इसकी टोटल वैकेंसी सिर्फ 41,424 पद की है। दूसरा और सबसे बड़ा वादा था कि काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी होती है, और कहा जाता है कि इससे काला धन, नोटबंदी और भ्रष्टाचार पर चोट पड़ेगी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीबों को होगा,
और 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्लेम किया कि नोटबंदी के 90% पैसे बैंक में वापस आए। आज 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो 15 लाख कहाँ गया इसका कोई हिसाब नहीं। तीसरा और सबसे बड़ा वादा जो मोदी सरकार ने 2016 में किया था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी, ये वादा सुनने में बहुत अच्छा लगा। करोड़ों किसानों की उम्मीद जगी कि अब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। साल 2020 में सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आती है। सरकार का कहना था कि ये कानून किसानों को और आजादी देंगे, बिचौलियों की भूमिका कम करेंगे और किसान कहीं भी अपना अनाज बेहतर दाम पर बेच सकेगा। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जिसके तहत किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी फसल बेच सकते थे। दूसरा, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जोड़ा गया, जिसके तहत किसान कंपनियों से पहले से तय कीमतों पर समझौता कर सकते थे। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए अनाज, दाल, प्याज जैसी कई चीजों पर स्टॉक रखने की पाबंदियों को काफी हद तक कम किया गया। सरकार का ये दावा था कि इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में निवेश आएगा, लेकिन लाखों किसानों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सरकारी मंडियां कमजोर पड़ जाएं, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाए और बड़े कॉरपोरेट कृषि बाजार पर हावी हो जाए। यही वजह थी कि नवंबर 2020 में हजारों किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए और देखते ही देखते ये आंदोलन इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलन में बदल गया। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किसान महीनों तक आंदोलन पर डटे रहे। सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। करीब 1 साल तक चले इस आंदोलन के बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। अगर किसानों की आय सच में 2 गुनी हुई होती तो इतना बड़ा किसान आंदोलन क्यों होता? यानी कि 2016 में जो प्रधानमंत्री का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी, उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। चौथा और सबसे बड़ा वादा था कि भ्रष्टाचार कम होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कोई ऐसा फील्ड बता दो जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर आपको भ्रष्टाचार के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अरे भ्रष्टाचार खत्म करना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट मंत्रियों को सीएम बना रहे हैं। जो खुद ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों उसे प्रधानमंत्री सीएम बना देते हैं। 5 लाख रुपीस। किसी भ्रष्ट नेता को आप सीएम बना देते हो तो क्या करप्शन कम होगा या फिर और बढ़ेगा? पांचवा और सबसे बड़ा वादा था कि राम मंदिर बनेगा और बीजेपी ने अपने इस वादे को बखूबी पूरा किया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। लेकिन अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक क्लेम किया कि राम मंदिर की दान पेटी से 7 करोड़ रुपए गायब हो गए। अब इसकी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली नहीं, ना ही सफाया दिया कि वो 7 करोड़ रुपए कहाँ गए। लेकिन यहाँ पर इस न्यूज को दबाने की पूरी कोशिश की गई और अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव पर अभद्र टिप्पणी किया गया। दिस इज शेमलेस। किसी न्यूज को दबाने के लिए किसी की माँ बहन पर इतना बुरा इल्जाम लगाना क्या सही है? राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, पार्टियों को एक दूसरे से जलन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई राजनीति में है तो आप उसकी बहन बेटी को कुछ भी कहो, उसके बारे में कुछ भी अभद्र टिप्पणी करो। छठा और सबसे बड़ा वादा था कि मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र होगी। मीडिया स्वतंत्र हुई नहीं, उल्टा इन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया। अब 24 घंटे मीडिया सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करने में लगी रहती है। ये देखिए, मोदी जी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक दुकान पर रुककर झालमुरी खाते हैं। अब गोदी मीडिया इसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ एक पूरा का पूरा एपिसोड ही बना देती है, सेम लुक में, हाथ में झालमुरी लिए, मानो ये कौन सा क्रांति हो गया हो जिस पर इतना बड़ा डिबेट करना बहुत जरूरी है। 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुरी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, नींबू की खटास, मसालों की चटपटाहट सब मिलकर
एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती ये दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलते हैं और उन्हें मेलोडी टॉफी देते हैं। अभी इस टॉपिक को भी गोदी एंकर पूरी तैयारी के साथ कवर करने लगते हैं। आपसे उस टॉफी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मेलोडी टॉफी इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, बल्कि लोग भारत के इस टॉफी को बड़ी संख्या में आज ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब जब से ये वीडियो आया है प्रधानमंत्री मोदी और मेलेनी का, उसके बाद से मेलोडी चॉकलेटी टॉफी की जो डिमांड है भारत के बाजार में बढ़ गई है। वाह, इसी चाटुकारिता की वजह से प्रेस फ्रीडम में हमारा देश 157 नंबर पे है। वैसे इन 12 सालों में मोदी जी ने काफी अच्छे काम भी किए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों घरों में LPG सिलेंडर आया, लाखों टॉयलेट्स बने, गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई, गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी आया। ऐसे कई सारे काम हैं जो सच में काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ ऐसे वादे हैं जिन पर लेकिन लग जाता है। ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो सिर्फ वादे ही रह गए हैं, यहाँ तक कि अब उस पर चर्चा होनी भी बंद हो चुकी है। मेक इन इंडिया पूरी तरह ठप दिखाई देता है। मेड इन इंडिया कैसा चल रहा है वो तो आप जानते ही हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद फॉरेन प्रोडक्ट पर ज्यादा भरोसा है, तो हम इंडियंस कहाँ तक मेड इन इंडिया पर भरोसा करें। स्मार्ट सिटीज मिशन फेल, नमामि गंगे फेल, गंगा नदी इतनी पोल्यूटेड है कि आज भी पोल्यूटेड नदियों में आती है। स्किल इंडिया फेल, वन नेशन वन टैक्स फेल, पोल्यूशन कंट्रोल फेल, पर्यावरण सुरक्षा फेल, महंगाई कम करेंगे फेल, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, नारी सुरक्षा फेल। उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं की पार्टी में भरे हुए हैं। दोस्तों, आपने इतने सारे वादे देखे मोदी सरकार के, जो मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए। लेकिन मोदी सरकार में एक बात बहुत ही बुरी लगती है कि अगर कोई मुंह पे कुछ बोल देता है तो उसको एंटी नेशनल, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी घोषित क्यों कर दिया जाता है। देशवासियों को अच्छे दिन के सपने दिखाए तो गए, लेकिन वो सपने सिर्फ सपने ही रह गए, कभी हकीकत में बदले ही नहीं। सवाल है आखिर क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, फिर भी हम क्यों नहीं विकसित हो पा रहे हैं। सिर्फ ये जुमला बनकर रह गया है कि भारत विश्व गुरु है। विदेश नीति भी कितनी अच्छी चल रही है तो आप देख ही रहे होंगे। ट्रंप के इशारे पर हमारे देश में फैसले लिए जाते हैं। ट्रंप मना कर दे तुमको रशिया से तेल नहीं खरीदना है, हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। ऐसा होता है विश्व गुरु, जो किसी देश के इशारे पर चलता है। वो कहे तुम यहाँ से कुछ मत करो तो हम करना बंद कर दें। एक आत्मनिर्भर देश होता है जो अपनी सारी समस्याओं को खुद सुलझाता है, देशवासियों के साथ शेयर करता है। ये नहीं कि कुछ चीजें छुपा के रखो, जब वो रिवील हो जाए तो कह दो ये तो हमें पता नहीं था, अंदेशा नहीं था इसका। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ इन नेताओं में। अगर आप मन की बात कम और काम की बात ज्यादा करो तो अभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। और अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।